चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के पुनः भोसले शासन के बारे में जानेंगे। इसको याद रखना, 1830 से 1854 ईस्वी तक ये शासन का चला। इसके पहले था हम लोग का जो अंग्रेजों के अधीन था मराठा शासन, है ना। उसके बाद जैसे ही जो संधि समाप्त हुई, जो संधि इन लोग किए थे, मतलब, है ना, एक मतलब समझौता हुआ था रघुजी तिथि के समक्ष और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो उसको क्या किया गया, 6 जून 1830 को इनको सौंप दिया गया। इसको इसके पहले जो वीडियो बनाया हो ना, उसको सब लाइन के बाहर देखते चलना, नहीं तो समझ में ना इधर उधर। ये डेट याद रखना, 1830 से 54। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें डाल दूँगा, नहीं तो ऐसे में आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है। आधुनिक भारत का मतलब इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये आधुनिक का है, मॉडर्न का है, मॉडर्न का है, इसको याद रखना। तो इसमें अभी बता रहा था, इसमें रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था, एक संधि हुआ था ना, जो नागपुर के अधीन जो शासन था, जो उसके लिए मराठों और उसके बीच अंग्रेजों के बीच। तो संधि समाप्त हुई 12 साल बाद। पहले हुआ था 1818 के करीब, फिर 6 जून 1830 को समाप्त हुआ और उसको हस्तांतर कर दिया भोसलों को, क्योंकि रघु जी उस टाइम में छोटा था। अब रघु जी बड़ा हो गया, उसका उम्र बढ़ गया, तो अब उसको शासन दोबारा मतलब देना पड़ा उस संधि के तहत, है ना। अंग्रेजों को मतलब सौंपना पड़ा भोसला को। भोसला कौन थे, मराठा थे। कहाँ के, नागपुर के। तो 1830 से 54 तक लगभग इसने 24 साल लगभग शासन किया, इसको याद रखना। उस टाइम में यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, इसके विलियम बेंटिंग थे। कौन थे भैया, विलियम बेंटिंग थे। कौन थे भैया, विलियम बेंटिंग नियुक्त हुए थे। और भारतीय रियासतों के प्रति ये क्या थे, मतलब उदारवादी थे। जो रियासत थे उसके प्रति क्या थे, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते थे। जो जितनी रियासत मतलब क्या, जो राजा का शासन चल रहा था जिसमें, उसको रियासत बोलते हैं। तो सन 1829 में क्या, अंग्रेजों और भोसले शासक के बीच एक संधि हुई। 1829 में अंग्रेजों और भोसले शासक रघुजी तिथि के मध्य। तो मराठा शासकों को क्या, उनका जो राज्य क्या दिया, उसको सौंप दिया गया। शर्त उर्त मतलब डिसाइड किए उसमें भी। 30 में सौंपे गए 6 जून को। और 1829 में फिर दोबारा इन लोगों ने फिर एक समझौता किया, जो पहले 1818 में किए थे उसका समाप्ति होने वाला था। फिर यहाँ फिर संधि की इन लोग, वही अंग्रेज और प्लस मराठा लोग। तो दोनों के मध्य क्या हुआ, संधि हुआ। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, तो क्योंकि लंबे लिखने में समझ आता है। रघु जी 3rd नंबर के, जो मराठा का रघु जी 3rd नंबर का था। तो इसके मध्य जो संधि हुई, उसके पश्चात मराठों को शर्त, कुछ निर्धारित शर्त इसमें सौंपे गए। फिर उसके बाद शर्त उर्त मतलब के तहत इन लोग को इसको दिया गया है ना। शर्त उर्त रखा गया था, ऐसे नहीं मतलब तुरंत नहीं दिए, जा भी ले ले, ऐसे नहीं। ठीक है। अब इसने रघु जी तिथि ने क्या किया, अब देखो इसके पहले क्या था, ये अधिकारी के रूप में चल रहा था। ये जो 1830 के पहले शासन अंग्रेजों के अधीन था, तो उसी प्रकार ही इसने क्या किया, एक जिलेदार की नियुक्ति की। अपने प्रशासन में जिलेदारों की नियुक्ति की, जिलेदारों की इसने नियुक्ति की। किसने किया, ये हमारा जो है क्या नाम था इसका, रघु जी 3rd नंबर का, रघु जी तृतीय नंबर का रघु तिथि ने क्या किया, इसको जिलेदारों की नियुक्ति की। इसमें प्रशासन चलाना था भाई उसको। और 6 जून 1830 तो 1830 को जो क्राफट था, लास्ट जो अधीक्षक था, उसने जो कृष्ण अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा। तो जिलेदार की संख्या कितनी थी, 8 थी, याद रखना। जिलेदार की उस टाइम में संख्या कितनी थी, 8 थी। इसको आप शासनकाल देख लेना, कौन कौन सा मतलब जिलेदार बने, है ना। उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रघु जी का जो टाइमिंग में जो सुधार काल हुए, जिला व्यवस्था लाएगा, विद्रोह हुए, उन सभी के बारे में इसमें बताऊंगा इसमें। ठीक है। तो जिलेदार की नियुक्ति इसमें जो पहला था कृष्णराव अप्पा, कृष्णराव अप्पा थे। कौन थे भैया, कृष्णराव अप्पा थे। ये पहले नंबर के कौन थे, सुबह क्या बोलते हैं इसको, ये जिलेदार थे। जिलादार था, पहला जिलेदार ये था कृष्णराव अप्पा। एक दूसरा नंबर का है, एक अमृत राव अप्पा। कौन था भाई, अमृत राव अप्पा। 3rd नंबर भी बता ही देता हूँ। 4 नंबर
ये सदरुद्दीन, ये आपका दुर्गा प्रसाद, और ये पांचवा में शायद मेरे ख्याल से इंदू नाम का था, इंदू नाम की लड़की समझ जाइए, इंदू केवट जो भी था, कुछ भी था। ये छठवां नंबर का था, 2 लोग थे और थे, उसके साथ छठवां का इसमें शायद बताऊंगा, इसमें एक 7वां है, एक 8वां है। एक गोपाल राव था और एक 2 गोपाल थे, गोपाल और एक, इसका नाम बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो ये सखाराम थे, ये कौन थे भैया? सखाराम। एक गोविंद था, एक गोपाल था, गोविंद राम था, गोविंद राव अप्पा थे, कुछ थे, गोविंद राव है, गोपाल राव, ये भी सब अप्पा थे, ये भी अप्पा थे, इसको भी याद रखना। तो ये थे 8 मतलब सुजीलेदार थे, इसको याद रखना। इसने नियुक्ति की थी, किसने? रघु जी 3rd नंबर में। अब इसके जो ये बता दिया इसमें। अब इनका जो अंदर का बोलोगे, अब प्रशासन बोलोगे, उतना खास मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को ये इसमें मेन जानकारी रखना, इसमें जो रघु तिथि के समय क्या क्या बदलाव हुआ उसको बताता हूँ इसमें। तो जो रघु तिथि के समय हुआ था, तो इसने पहले लाया था एक, तो जिलेदारी व्यवस्था लाई थी इसको, है ना। इसका मुख्यालय बताता हूँ, इसने अपना मुख्यालय क्या बनाया था, रायपुर में था ये मुख्यालय इसका। क्या था भाई? रायपुर। किसने बनाया था? क्योंकि एक एन्यू ने चेंज किया था ना, रतनपुर से रायपुर चेंज किया था, उसको याद होगा 1818 में। उसके बाद से फिर रायपुर में ही ज़्यादातर प्रशासन चला। ये नियुक्ति कौन किए थे? जो जिलेदार की नियुक्ति रघु जी 3रे नंबर, इसके बाद ये 3rd नंबर है ऐसे, ठीक है। पहला दूसरा उनका हो गया था शासन का, अवधि लिख चुका हूँ उसमें, है ना। 8 जिलेदार नियुक्त थे इसमें, और छत्तीसगढ़ का ये अंतिम था, ये अंतिम था। अब इसने बताऊंगा अभी, चलो मैं, ये प्रथम ये था। तो जो इस क्षेत्र को, जो हम लोग का जो क्षेत्र था, जिलेदार की नियुक्ति, इसको जिलेदार मतलब ये जिलेदार था, ये जिलेदार क्या था? जिलेदार बोला जाता था। तो जिलेदार जो नियुक्ति की, तो उसका जो क्षेत्र था, उसका इन लोग के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? क्षेत्र को जिला बोला जाता था। क्षेत्र को क्या बोला जाता था? इनके जिला बोला जाता था। इसके याद है, जैसे हम लोग अब जिला बोलते हैं ना, वैसे ही जिला बोला जाता था। अब देखिए, ताहुतदारी व्यवस्था इसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा लाया था? सैंडिस के द्वारा लाया था। सैंडिस के जो इसके अधीक्षक थे ब्रिटिश के, तो इसके शासनकाल में 2 क्षेत्र की जो ताहुतदारी व्यवस्था लाई गई। इसके टाइमिंग में भी 2 लाया गया, उसके टाइमिंग में भी 2 लाया था, लोरमी और तरिंगा 1826 में, और इसमें जो 1843 में, एक 1843 और एक 1848 में 2 ताउदारी व्यवस्था लाई। एक तो सिरपुर और एक था भैया लवन। कौन था भैया? सिरपुर, और एक था भैया लवन। इसको याद रखना, ठीक है। सिरपुर और लवन, इसको याद रखना। सुधार कार्य में देखिए, इसके टाइम में सुधार, कई सारे सुधार हुए। तो इसके टाइम में जो सती प्रथा चल रही थी, उसको प्रतिबंध लगा दिया इसने। एक लिख देता हूँ यहाँ, सती प्रथा को इसने क्या किया? बंद करवाया इसने 1831 में। कब? ये 1831 में क्या किया इसने? सती प्रथा को बंद करवा दी इसने। उस टाइम में सती प्रथा चल रही थी, तो एक मैं इसको क्रूर मतलब मानते थे उस टाइम में काफ़ी। तो इसको रोक लगाने के लिए क्या किया थी रघु तिथि ने? क्या इसको कड़ी मतलब मजबूती से पेश आया और 1831 में इसको बंद करवा दिया, अंत कर दिया इसका।
अब ये तो इसके सुधार कार्य हो गए। ताउदारी व्यवस्था प्रथम 1843 से सिरपुर, 1848 में लवन, ये 2 क्षेत्र इसमें शामिल है। अब विद्रोह का इसमें बता देता हूँ, विद्रोह में कौन कौन से शामिल थे इसमें। तो इसके शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ में जो कई सारे विद्रोह हुए थे, जब ये आया ना रघुजी 3rd नंबर का, तो धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह हुआ था। पहला नंबर इसमें याद रखिए, धमधा में विद्रोह हुआ था। ये लगभग हुआ था 1830 में। पहला विद्रोह धमधा याद रखिए। दूसरा देखिए तारापुर। दूसरा जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये 1842 से लेकर 1854 तक, 1842 से लेकर 1854 तक, ठीक है। इसको याद रखना। 3rd नंबर ये याद रखना, बरगढ़। क्या था जी? बरगढ़ का जो एक जमींदार था। कौन था भाई बरगढ़ का जमींदार? ये बरगढ़ आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। तो बरगढ़ का जमींदार ना विद्रोह करना चालू कर दिया। यहाँ का जमींदार था, तो जमींदार द्वारा क्या किया? विद्रोह करना चालू किया। तो ये विद्रोह चालू किया 1833 में। इसका आगे पीछे हो गया, मैं इसको ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, लेकिन 30 से याद रखना, फिर 1833, फिर 1842 याद रखना, फिर एक चौथा नंबर में मेरिया विद्रोह। क्या बोल रहा हूँ? मेरिया विद्रोह इसी के सही टाइम में हुआ था, रघुजी 3rd नंबर के, 1842 से लगभग 1863 तक, 1842 से 1863 तक। तो 2 विद्रोह, एक तो तारापुर, एक तो मेरिया विद्रोह, ठीक है। इसको याद रखना, समझे जी? पहला हुआ, दूसरा हुआ, 3rd हुआ, 4 हुआ बरगढ़, इसको याद रखना। तो धमधा 1830 में, तारापुर विद्रोह 1842 से 54 में, बरगढ़ जमींदार विद्रोह 1833 में, मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 1863 के आसपास। समझ गए? मेरिया विद्रोह 1842 से 1863, बरगढ़ जमींदार का विद्रोह 1833 में, धमधा 1830 में, और तारापुर विद्रोह 1842 से 54 में। इसको याद रखना आप लोग। अब तारापुर और ये जनजाति विद्रोह भी है ना, ये मेरिया विद्रोह और तारापुर ये जनजाति विद्रोह है। बरगढ़ विद्रोह ये सब उसमें नहीं आएंगे, लेकिन ये आपका ऐसी है। बरगढ़ जमींदार विद्रोह आपका 1833 में, धमधा का 30 में। ये इसमें जंगल विद्रोह नहीं है, मतलब आदिवासी विद्रोह नहीं है। देख लो इसका एक बार, फिर इसका आगे का मैं बताऊंगा इसमें का। तो इसके बाद है अगला क्लियर माइंड से। बाकी जो विद्रोह उसमें एक वीडियो डल जाएगा, उसमें बता दूंगा। ये धमधा आपका कहाँ था? दुर्ग में, 1830 के आसपास में यहाँ विद्रोह हुआ। तो यहाँ जो गोंड राजा था, किसने किया था? गोंड राजा था, सॉरी गोंड जमींदार था, क्योंकि गोंड फिर राजा कहाँ से हो गए। अब इसी के द्वारा क्या किया? विद्रोह किया गया। और कारण क्या था? जो जिलेदार थे बने थे, जो जिलेदार जो नियुक्त हुए थे 10 लोग या 8 लोग, तो उन लोग क्या करते थे? जो उन लोग जो कार्य करते थे, इन लोग असंतुष्ट थे उस कार्य से, मतलब खुश नहीं थे धमधा के दुर्ग वाले क्षेत्र से, यहाँ के जो व्यक्ति लोग। तो गोंड का वही जमींदार था, उसने अब तंग आकर क्या किया? उसके खिलाफ क्या? विद्रोह करना चालू कर दिया। विद्रोह करना चालू कर दिया, गोंड जमींदार ने विद्रोह करना चालू कर दिया। उसको पसंद नहीं आया, उसका काम, उनका रवैया ज़्यादा अधिक था, शोषण कर रहे थे। तो ये दमन इनका कौन किया? इसने कृष्ण राव ने। ये पहला जो शासक बना ना, कृष्ण राव अप्पा द्वारा ही क्या किया? इसको बंद करो, मतलब दमन करवा दिया। एक थे बरगढ़ का तो विद्रोह बता देता हूँ। बरगढ़ का विद्रोह 1833 के आसपास में, 33 से 1845 के आसपास में क्षेत्र में आएंगे। इसको याद रखना। क्या था जी बरगढ़ का विद्रोह? क्या था जी बरगढ़ का विद्रोह? ये आपका
1833 से 45 तक चला था। ये कितना साल चलो, 10 साल लगभग चला था। 10 से ये लगभग 12 साल। तो इसके नेतृत्व करता था, नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह उसका पुत्र था एक। ये आपका उड़ीसा के समीप तट पर था, ये रायगढ़ के आसपास में क्षेत्र में थे ये अजीत सिंह। प्लस उसका पुत्र था, पुत्र कौन था भी? बलराम सिंह। पुत्र बलराम सिंह, अजीत सिंह, 2 लोग थे, शामिल थे। अब इन लोग का क्या था? इन लोग का क्या क्यों कर रहे थे बरगढ़? कि वही अंग्रेजों का वो इन लोग को पसंद नहीं आ रहा था, इन लोग का शासन वासन, है ना। और जो अधिकार क्षेत्र में जो जमीन उमीन था उनमें परिवर्तन उर्तन कर रहे थे इसके द्वारा। तो ये सब में इसमें क्या हुआ, इनके कारण मतलब इनका रीजन वही था, कारण जो मैं बता रहा हूँ। इनके जो पसंद नहीं आता उनके क्षेत्र में इन लोग आना जाना कर रहे थे, और उनका जो शोषण भी हो रहा था। और ये कुछ गद्दी उद्दी से संबंधित इन लोग का कुछ मामला था, क्योंकि पद से संबंधित इनका कुछ हेर फेर हुआ था उस टाइम में, सत्ता अधिकारी के रूप में के लिए, सत्ता के लिए। तो दमन इसने किया था, एक रायगढ़ रियासत के थे देवनाथ सिंह ने। ये देवनाथ सिंह था। कौन था भैया? देवनाथ सिंह। देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के आदेश से किया, अंग्रेजों के आदेश से। समझ गए? नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने। पुत्र कौन था? बलराम सिंह। दमन करता कौन थे? देवनाथ सिंह। अंग्रेजों के आदेश से किया। कारण था, यही था कारण जो बताया मैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, जो 53 जो हुआ 45 तक, इसमें 1854 में वही डलहौजी वाला सिस्टम है। डलहौजी आया। डलहौजी कौन आया? डलहौजी आया, ये अंग्रेज था, गवर्नर बन के आया। गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल था ये। भारत का गवर्नर जनरल बना है 1854 में। ठीक है, अब इसकी हड़प नीति थी। तो हड़प नीति के तहत इसने क्या किया, जो नागपुर राज्य है उसको ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। अभी हम लोग का प्रशासन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था, कहाँ से चल रहा था आपका? तो नागपुर से ही तो चल रहा था ना। तो मेन हम लोग के मतलब मेन जो हम लोग का जो केंद्र था कहाँ था? नागपुर से। तो हम लोग नागपुर के अंतर्गत में थे, वहाँ के मराठा लोग हम लोग को चला रहे थे, छत्तीसगढ़ को चला रहा था। तो नागपुर का क्षेत्र को ही पूरा अपने अंडर कर लिए। तो ऑटोमेटिक जो हम लोग का छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिक अंग्रेज के अधीन में आ गया, ब्रिटिशर्स के लोग के शासन के अंतर्गत आ गया। तो नागपुर को अधीन कर लिया कौन? हड़प नीति के तहत, इसके डलहौजी के हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया गया। ठीक है, इसको याद रखना। हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया और इसको अपने अधिकार अंदर में मतलब ले लिया, इसको अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अधिकार क्षेत्र में ले लिया, इसको याद रखना। ठीक है, समझ रहे इसका? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसको ले लिया। तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मराठा अब कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद प्रशासन के बारे में जो अलग से वीडियो बना दूंगा, मराठा कालीन प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन से पद इन लोगों ने बनाए थे। फिर उसके बाद जो हम लोग के गांधीवादी युग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजों के बारे में जो विकास हुआ, फिर स्वतंत्रता मिली भारत में, उनका हम लोग के छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उस सबको मैं इसमें बताऊँगा। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक था बिम्बाजी भोसले, इसको याद रखना। और अंतिम मराठा शासक कौन था? रघुजी, 3rd नंबर का शासक में मतलब इन लोग थे, अधिकारी सूबादार कोई और था, उन लोग का प्रशासन अलग था। तो प्रथम सूबेदार थे महिपात दिनकर, अंतिम सूबेदार थे यादवराव दिवाकर। ठीक, एक प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड। अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन क्राफर्ड। और प्रथम जिलेदार कौन था? कृष्णराव अप्पा। और अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा। तो ये सबको याद रखना आप लोग। अब इसके बाद जो 1854 से वो जो
1947 तक जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें बताऊँगा। ये वीडियो यहीं तक था, इसको देख लो कहाँ से स्टार्ट किया था मैं। इसका देख लेना क्रम से, सन वाइज आप लोग देख लेना कहाँ से चालू हुआ है, तो आप लोग को याद रहेगा। या फिर उसमें मैं वीडियो में उसमें नंबर डाल दूँगा कौन सा पहला दूसरा है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं आएगा आप लोग को। इंडिया मॉडर्न छत्तीसगढ़ ऐसे करके। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। और जिनको एडमिशन लेना है संपर्क कर सकते हैं, कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, 40-50% से छूट रहेगा। चलिए ठीक, धन्यवाद।